नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करें इस खबर के साथ। गढ़ा त्रिपुरी वार्ड का खसरा नंबर 662 एक बार फिर चर्चा में है। तालाब के जल मध्य की जमीन पर मकान बनाकर रहने वालों को उम्मीद है अवैध कॉलोनियों को वैध करने। इस मुहिम में उनकी कॉलोनी भी वैध घोषित हो जाएगी। क्षेत्रवासियों ने कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में पहुंचकर अधिकारियों को अपनी पीड़ा सुनाई। कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक जन सुनवाई में शिकायत करने वालों का तांता लगा रहा। गढ़ा त्रिपुरी वार्ड के खसरा नंबर 662 में बनी अवैध कॉलोनियों में रहने वालों ने कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को पत्र सौंपकर मांग की है कि उनकी कॉलोनी को वैध किया जाए और कॉलोनाइजर पर कानूनी कार्रवाई कराई जाए। 662 एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कहा जाता है कि तालाब और ग्रीन बेल्ट है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारा हिस्सा आवासीय क्षेत्र भी है जिसकी बराबर रजिस्ट्री हुई है, बटांक मिले हैं, खसरा नंबर अलॉट हुए हैं और सारी रजिस्ट्रियाँ इनके पास हैं। तो यहाँ की जनता का ये कहना है कि कुछ जो विवादित क्षेत्र है अगर उसको छेड़ दे तो बाकी जनता तो आवासीय क्षेत्र में ही रह रही है और उनके साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि अपनी जीवन भर की पूंजी लगाकर उन्होंने अपना मकान बनाया है, अच्छी खासी वहाँ पर कॉलोनीज डेवलप हो गई है, तो उनके साथ न्याय होना चाहिए और जो अवैध से वैध की मुहिम है उसका फ़ायदा उन्हें भी मिलना चाहिए। इसी प्रकार शीतलामाई वार्ड से आए दिव्यांग व्यक्ति ने पारिवारिक प्रताड़ना की शिकायत की और आधारताल से आई महिला ने एक मार्केटिंग कंपनी की शिकायत की। वहीं गोरखपुर से आए व्यक्ति ने बताया कि अनाप शनाप बिजली के बिल ने उनका जीना मुश्किल कर दिया है। बड़े भाई ने घर की पूरी संपत्ति लूट लिया था, सरकारी नौकरी पिताजी की लेकर, और हम लोग को आज देखो मैं इस तरह हो गया, किसी चीज़ का एक पैसा नहीं दे पाया इसमें। रिटायरमेंट होने के बाद कुछ नहीं दे रहा सर। क्यों आई? मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं। मेरे को आरसीएम कंपनी ने बर्बाद कर दिए। मेरे पति इसी के विषय में लगे हैं जिसके पीछे उन्होंने मेरे को घर से बाहर किया है। मेरे दो आरसीएम क्या कर दिया उन्होंने? उसी के पीछे लगे, पूरा घर परिवार खेती सब उनने बर्बाद कर दी। घर में हम लोग खाने के लिए भी मोहताज हैं और 1 रुपया नहीं बच रहा, इसलिए उनने हमको घर से निकाल दिया। एक जनों की संगत के पीछे कहीं जे खजरी बाईपास के पास कंपनी है जो हम लोगों को टोटली बर्बाद कर रही है। इसमें हम और हमारे बच्चे दर दर भटक रहे हैं, हमारा कोई सहयोग नहीं कर रहा। बर्बाद हो गया उसमें? हमारे पति हुए हैं, उनने हमको घर से निकाला, उसके बाद हमारे बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं। तो आरसीएम ने क्या कर दिया? कंपनी के बारे में लग के उसकी इतने सपने दिखाना कि हम आपको यहाँ कर देंगे, ऐसा करने कर कुछ नहीं रही है। उल्टा इनने 50,000 की धन सब लगा चुके हैं। मिला हम लोग को 1 रुपये का बेनिफिट नहीं है। क्या नाम है? मेरे घर पे एक टीवी है और 9 वाट का बल्ब है। 25 साल से 100 रुपये बिल आता था। बिजली विभाग वालों ने 6-8 महीने से एकदम से 300 रुपये बिल भेज दिए हैं, जबकि न मेरे पास ना हीटर है, ना गीजर है, ना फ्रीजर है, कोई ऐसा बड़ा आइटम नहीं जिससे रीडिंग बढ़ जाए। क्या मांग कर रहे हैं आप, क्या चाहते हैं? या तो हमारे ये जो 2400 रुपये इन्होंने भेजे ये माफ़ हो जाए और उसके बाद हमारा 100 रुपये प्रति माह आना चाहिए। सभी शिकायतों पर सुनवाई करते हुए अधिकारियों ने आवेदकों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री कृषक ऋण माफी योजना में जबलपुर के 8,647 किसानों का 27 करोड़ 9 लाख रुपए का ब्याज माफ किया गया है। वेटनरी कॉलेज सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संबोधन का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। मुख्यमंत्री कृषक ऋण माफी योजना का राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजगढ़ के मोहनपुरा में आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल रहे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जबलपुर के वेटनरी कॉलेज सभागार में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में किया गया। इस दौरान जबलपुर के भी 8,647 किसानों का 27 करोड़ 9 लाख रुपए का ब्याज माफ किया गया। विधायक अशोक रोहानी ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि भी जमा कराई गई। सर, मैं वर्ष 2018 के पूर्व हमने 46,700 रुपये का कर्ज लिया हुआ था, जिसका ब्याज 35,025 रुपये मार्च 2023 की स्थिति में हो चुका था। चूँकि हमारी फसलें ओलावृष्टि के कारण अच्छी नहीं आ पाई विगत वर्षों में, तो हम डिफ़ॉल्टर किसानों की सूची में आ गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ब्याज माफ़ करके हमको डिफ़ॉल्टर जो किसान हम लोग थे उससे हमको अलग कर दिया गया है। अब अलग करने के कारण हमको खाद बीज समय पर हमको सोसाइटी के द्वारा मिल जाएगी। भी कार्यक्रम में उपस्थित हैं और पूरे प्रदेश के किसानों की जो ब्याज माफ़ी का कार्यक्रम आज हो रहा है, निश्चित रूप से इससे किसानों का मनोबल भी बढ़ेगा और किसानों के ऊपर जो एक
भार था, उस भार को हटाने का काम आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा लगातार किसानों के हितों में के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा भोपाल में आयोजित FLN प्रदर्शनी में जबलपुर का पहला नंबर लगा है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तैयार किए मॉडल्स को इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा भोपाल में FLN यानी बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता अभियान के तहत एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें 52 जिलों से आए मॉडल शामिल हुए। इस प्रदर्शनी में जिला शिक्षा केंद्र जबलपुर के मॉडल्स का पहला नंबर लगा। भोपाल से पुरस्कार लेकर वापस आए अधिकारियों का कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने उत्साहवर्धन किया, जिसमें प्रदर्शनी भी लगाई गई थी अच्छी मॉडलों की TLM की, जिसमें जबलपुर जिले का प्रथम स्थान लगा हुआ है। इस हेतु आदरणीय कलेक्टर साहब जबलपुर सौरभ के सुमन साहब और CO जिला पंचायत जयती सिंह मैडम ने कलेक्ट्रेट में बुला करके पूरी टीम को बधाई दी है। जिला शिक्षा केंद्र के अधिकारियों ने बताया कि इसी विषय पर पुणे में अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन होने वाला है, जिसमें मध्य प्रदेश की टीम शामिल रहेगी। प्रदेश में हो रहे नवाचार तथा शिक्षा की गुणवत्ता में क्या अच्छा कार्य हो रहा है, इस हेतु ये कार्यशाला बुलाई गई थी। जैसा कि हमको पता है, भारत देश के पुणे शहर में G20 की चौथी अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला संपन्न होने जा रही है, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता की चर्चा की जाएगी। इसमें 8 राज्य जो है भारत देश की ओर से प्रदर्शन अपना देंगे, जिसमें मध्य प्रदेश से आदरणीय S धनराजू साहब जो संचालक राज्य शिक्षा केंद्र हैं, उनके द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु अपना प्रदर्शन दिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा केंद्र की गुणवत्ता में सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों से शिक्षाविदों में उत्साह की लहर है। हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने साईं इंस्टीट्यूट न्यू शोभापुर की प्राचार्य पर हिंदू छात्रा के साथ अभद्रता करने एवं आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए रांची थाने का घेराव कर दिया। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस द्वारा छात्रा की शिकायत ली गई, तब जाकर मामला शांत हुआ। हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने बताया कि साईं इंस्टीट्यूट की प्राचार्य सोनू खान के द्वारा छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा था और इसके पूर्व में भी रांची थाने में छात्रा शिकायत देने पहुंची थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें धरने पे बैठना पड़ गया, हमें झूमा झपटी का सामना करना पड़ा, हमें नारे लगाने पड़े, आंदोलन तेज गर्मी में हमको करना पड़ गया, क्योंकि हमारे देश की हमारी कोई छात्रा है उसके साथ गलत हो रहा है, हमारे धर्म पे आरोप लगाया जा रहा है, टिप्पणी की जा रही है, अनर्गल शब्दों का उपयोग किया जा रहा है और उसके बाद भी FIR और कायमी नहीं होती है, तो हमारे लोकतंत्र का हनन है। ये हमारा अधिकार है, हमने अधिकार के तहत लोकतांत्रिक ढंग से विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी मांग मांगी और हमारी मांग पूरी हुई। एक छात्रा है, वो मेडिकल इंस्टीट्यूट है न्यू शोभापुर में, वहाँ पढ़ती थी। वहाँ के प्रिंसिपल वगैरह के साथ में हाक टाक की बातें हुई थी, क्योंकि महिला संबंधी विषय है, डिटेल नहीं बता सकते, तो उस पर कार्रवाई हो रही है। कर चोरी के मामले में CGST के अधीक्षक और उनके साथियों ने दमोह के नोटा की जिस तंबाकू प्रोडक्ट कंपनी को सील किया था, उसी फैक्ट्री को रिलीज करने के एवज में CGST अधीक्षक कपिल कांबले ने 45 लाख रुपए की रिश्वत मांग ली। फैक्ट्री संचालक ने इसकी शिकायत CBI में की, जिसके बाद CBI ने नेपियर टाउन स्थित कार्यालय में दबिश देकर अधीक्षक को 7 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। CBI की टीम ने नेपियर टाउन स्थित CGST कार्यालय में दबिश देकर अधीक्षक कपिल कांबले एवं अन्य को 7 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। शिकायतकर्ता त्रिलोक चंद्र सेन ने बताया कि 18 मई को CGST की टीम नोटा स्थित उनकी मेसर्स गोपन तंबाकू प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड पर छापा मारा था और फैक्ट्री सील कर दी थी एवं बाद में CGST अधीक्षक ने उनसे फैक्ट्री को रिलीज करने के एवज में 1 करोड़ रुपए मांगे थे। सौदा 45 लाख में तय हुआ। फिर 5 जून को उन्होंने 35 लाख रुपए अधीक्षक कपिल कांबले को दिए और 10 लाख बाद में देने की बात कही।
वहीं शेष रकम देने के पूर्व उन्होंने सीबीआई में शिकायत की और 10 लाख से कम हुई रकम 7 लाख लेकर सीजीएसटी कार्यालय आ गए एवं जैसे ही उन्होंने रिश्वत दी तो सीबीआई ने अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। मेरी फैक्ट्री विगत 2 साल से लॉस में चल रही है क्योंकि मुझे रास्ता रहने वाला हूँ, तो लॉस में चल रही है। मुझे इतनी इनकम भी नहीं है, इतनी रेवेन्यू भी नहीं है मेरे पास कि मैं फैक्ट्री का वो ज़मीन का किराया भी दे सकूँ। फिर मैं अपनी जेब से लोन लेके लोगों को दे रहा हूँ। उस लॉस में भी इन लोगों ने मेरी रेट डाली है और 19 मई को रेट डली है मेरी फैक्ट्री पे और पूरी रात रेट डली है। 12 से 13 लोग थे टीम में। कपिल के नाम से कोई सुपरिटेंडेंट है सेंट्रल जीएसटी, उसने उसकी अगुवाई में रेट डली है। और फिर अगले दिन 9-10 बजे के बीच में फैक्ट्री सीज कर दी। उस समय से मेरी फैक्ट्री सीज है। और फिर इन लोगों ने हमसे फैक्ट्री खोलने के 1 करोड़ रुपए हमसे रिश्वत के मांगे हैं। उसमें 1 करोड़ टैक्स दोनों मिला के 1 करोड़ रुपए हम रिश्वत लेंगे। उसके बाद हमारा सौदा 45 लाख में हुआ सारा, तो 35 लाख हम पहले चले गए दे देने लोगों को 10 लाख आज देने की थी आज, जो हमने रंगे हाथों देखे। सीबीआई में परसों शिकायत की हमने और रंगे हाथों आज पकड़ा है और सीबीआई की रेड चल रही है अंदर। अरे अंदर मुझे जाने नहीं दे रहे लोग। कौन है, क्या नाम है? कपिल, पूरे सेंट्रल जीएसटी पूरे सब शामिल है, सारे पूरी टीम शामिल है। इतना परेशान, ये बोले कि 60 लाख तुमको वैसे देते हैं लोग, ऐसे दे देते हैं। ये पान मसाला वाले डीलर दे देते हैं हमको दमोह में या नो, इनके पास कटनी एंड कंटर में दमोह है, जबलपुर है। इनका कम से कम एक महीने का मेरे हिसाब से जहाँ 200 करोड़ का कलेक्शन इन लोगों का रिश्वत का 200 करोड़ से आसपास कलेक्शन इन लोगों का। मैंने सीबीआई में किया, सीबीआई जबलपुर में मेरे मैनेजर द्वारा करवाई शिकायत मैंने। सीबीआई की टीम द्वारा पकड़े गए अधिकारियों के आवासीय परिसरों की भी तलाशी लेकर कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस कार्रवाई के दौरान सीजीएसटी कार्यालय में हड़कंप मचा रहा। बलदेव बाग स्थित एक मोबाइल शॉप में बीते दिनों चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोर को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घनसौर निवासी चोर नरेश पटेल जबलपुर में रिश्तेदार के यहां आया था और उसी दौरान उसने चोरी की घटना कारित की थी। घनसौर से जबलपुर में रिश्तेदार के यहां आए नरेश पटेल ने बलदेव बाग स्थित एक मोबाइल दुकान में सेंध लगाकर कीमती मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया और घनसौर चला गया। कोतवाली पुलिस ने जब छानबीन की तो पता चला कि नरेश ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। लिहाजा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 17 मोबाइल बरामद कर लिए हैं। उसके बारे में हम लोग ने बहुत सारी मुखबिर से सूचनाएं इकट्ठी की है, बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की है और कुछ ही दिनों के अंदर हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन मिली। उसके आधार पर हम लोग ने पीछा करके बाहर से जाके आरोपी की तलाश की है, उसके बारे में कुछ सूत्र इकट्ठे किए और उसे पकड़ा। तो उसके पास से 17 नए मोबाइल प्राप्त हो गए हैं। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है। निवाड़गंज क्षेत्र में संचालित मट्टू केसरवानी के सट्टे के अड्डे पर लाडगंज पुलिस ने दबिश देकर सट्टा लिखने और लिखवाने वाले 4 सटोरियों को पकड़ा है और उनके कब्जे से 2,07,955 रुपए एवं 3 मोबाइल जब्त किए हैं। लाडगंज पुलिस ने निवाड़गंज क्षेत्र में दबिश देकर सट्टा कारोबार में लिप्त मट्टू उर्फ ओम प्रकाश केसरवानी, विशाल केसरवानी, राहुल सोनकर, सतीश कुमार को गिरफ्तार किया है। लाडगंज टीआई प्रतीक्षा मार्को ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई के बाद सटोरियों के पास से 2,07,955 रुपए नकद एवं 3 मोबाइल और सट्टा पट्टी जब्त की है, जिसमें 4 लोगों को सट्टा पट्टी और नकदी करीबन 2,07,995 रुपये बरामद किए गए हैं, जिसमें 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें एक है सतीश, विशाल केशरवानी और अंतरिक्ष सोनी और मट्टू केशरवानी। ये 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन पे 4 का सट्टा का एक्ट की कार्रवाई की गई है। इसके पुराने रिकॉर्ड भी? हाँ, पहले भी इस पे कोतवाली और अन्य जगहों पे सट्टा की कार्रवाई की गई। सिविक सेंटर में युवकों के 2 गुटों में मारपीट होने एवं चाकूबाजी की घटना सामने आई है। ओमती पुलिस के अनुसार शराब के लिए पैसे की मांग करने को लेकर एक गुट ने दूसरे गुट के विशाल, रोहित, शैलेश पर चाकू से हमला करके घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। सिविक सेंटर में सोमवार की दोपहर 1:30 बजे युवकों के 2 गुटों में विवाद हो गया।
पुलिस के अनुसार विश्वास ठाकुर, प्रिंस राजपूत और शैलेश बर्मन से आदर्श केवट, अंशुल केवट, रोहित सैनी, नयन डहेरिया ने शराब के लिए पैसे मांगे थे और मना करने पर विवाद शुरू कर दिया और चाकू से हमला कर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना की तस्दीक हेतु हमने थाने से स्टाफ रवाना किया गया और जानकारी प्राप्त हुई कि विक्टोरिया अस्पताल में विशाल सिंह ठाकुर, शैलेश बर्मन और रोहित सैनी, इन लोगों को बाएं पैर में चाकू लगने से इनका इलाज चल रहा था, जिनके बतानुसार हमने 0 पे FIR दर्ज की है। इनका कहना था कि आदर्श केवट, अंशुल केवट, नयन डहेरिया और रोहित सैनी, इन व्यक्तियों ने इन लोगों से शराब के लिए पैसे मंगाए थे। इनके द्वारा पैसे नहीं देने पर इनके साथ में चाकूबाजी घटना हुई है। ये हम रैली से लौट रहे थे तो प्रियंका गांधी जी जो आई थी गोल बाजार से, तो चाय पीने सिविक सेंटर में रुके थे। तो हमारे साथ वाला है वो गाड़ी लगा रहा था, उसी के पीछे इसके ऊपर पहले सामान खोला उनने, तो हमने जाके रोका, तो फिर उनने तीनों चारों ने सामान खोल के हम लोग दोनों तीनों को सामान चलाया हम लोगों के ऊपर चाकू। शैलेश ने बताया कि वो अपने दोनों साथियों के साथ प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहा था। उसी दौरान ये घटना घटी। करियापाथर शमशान घाट के पास स्थित एक कुएं में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची हनुमानताल पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पतासाजी की तो इस बात का खुलासा हुआ कि शव कब्रिस्तान में स्थित कब्र से निकलकर कुएं में आया है, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन कर लाश को दफना दिया है। करियापाथर कब्रिस्तान में दफन एक कब्र से शव निकलकर उसके समीप बने गड्ढे से बहकर कुएं में जा गिरा। इस बात का खुलासा हनुमानताल पुलिस के द्वारा की गई छानबीन में हुआ है। पुलिस के अनुसार जब उन्हें सूचना मिली कि एक कुएं में महिला का शव मिला है तो उन्होंने शव को बाहर निकलवाकर आसपास पूछताछ की तो कब्रिस्तान की देखरेख करने वाले कर्मचारी ने बताया कि इस महिला को दफनाया गया था और ये उसी का शव है। सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे एक महिला की बॉडी कुएं के अंदर पड़ी हुई है, जिसकी उपस्थिति थाना गंवापुर और हनुमानताल की टीम आई और यहाँ पर तस्दीक की। जो कब्रिस्तान और यहाँ मरघटाई को जो मैनेज करने वाले लोग हैं उनसे पूछताछ की गई, जिसमें ये पता चला कि ये बॉडी कोई जो दफनाई गई थी वो निकल के बह के साइड वाले गड्ढे से कुएं में आ गई है। इसकी तस्दीक की गई और ये पाया गया है कि बॉडी के ऊपर बाकायदा जो विधि विधान है उसके तहत उसके ऊपर अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन चूँकि बॉडी दफनाई गई थी वो बह के वहाँ आना इनके द्वारा बताया जा रहा है। इसमें पुलिस द्वारा भी प्राथमिक तौर पर किसी प्रकार का संज्ञेय अपराध प्रतीत नहीं हो रहा है। यदि किसी प्रकार की कोई सूचना आती है तो उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी बॉडी को एज इट इज़ दफना दिया जा रहा है। पुलिस द्वारा शव को वापस दफन करवा दिया गया है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।